सबसे अहम बात बताने लगा मैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है। मिनिमम किस एजुकेशन का बंदा जो है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है? अच्छा, मैं 15 से 20 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है या हम खुद भी कर सकते हैं? किस एज के बंदे सबसे पहले तो स्टडी वीज़े में अप्लाई कर सकते हैं? किसी एजेंट को कंसल्टेशन के चार्जेस ना दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शान नदीम गैमका ओवरसीज़ सॉल्यूशंस की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ हाफिज़ सऊद साहब मौजूद हैं और यूके के हवाले से इनसे डिस्कशन करेंगे कि ये यूके जा रहे हैं। माशाल्लाह इन्होंने अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है। यूके के स्टडी वीज़ा के हवाले से जो आपके सवालात होंगे वो अभी इनसे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मुश्किलात इनको पेश आई हैं वो वीज़ा अप्लाई करने में आपको उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सऊद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप और आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा समझा दें हमारे नाज़रीन को कि यूके अगर कोई स्टडी वीज़े पे जाना चाह रहा हो तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर वो अप्लाई करे? जी शहान भाई, ये यूके का जो स्टडी वीज़ा है ना, ये सबसे आसान वीज़ा है। इसका प्रोसेस बहुत इजी और बहुत सिंपल है। जैसे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर कंसल्टेंट जो हैं कॉम्प्लिकेटेड वे में लेकर जाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आज आपको वन बाय वन सारी चीज़ें जो बताऊंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को जो मुझे मसले पेश आए हैं वो किसी को पेश ना आए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताएं, पहला सवाल कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है या हम खुद भी कर सकते हैं? अच्छा, सबसे अहम बात इसमें ये है कि आपको डेफिनेटली आपको एजेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि वो एक आपको ट्रैक पे ले आते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि यूके के लिए कोई भी कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं होते। जो भी कंसल्टेंट जो है आपसे कहते हैं जी 50,000 लेंगे, हमारे साथ मेरे साथ भी हुआ था कि जी 50,000 लेंगे, हम इतने लेंगे, लेकिन ये जो कंसल्टेंट ये कहता है आप उससे बिल्कुल भी पैसे ना दें क्योंकि यूके के लिए कंसल्टेंसी चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको जो है कंपनसेट किया जाता है। ठीक, मैं ये कहूँगा कि जो आपके जो एक्सपो सेंटर्स वगैरह में जितने भी कंसल्टेंट ये जो एग्जीबिशंस होती हैं उसमें लाजमी जाएँ, वहाँ से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहाँ पे आपको इजीली जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको कंसल्टेंसी भी मिल जाती है। अच्छा, ये जो आपने बात बताई है ये तो मेरे नॉलेज में भी नहीं थी। जी जी बिल्कुल। ये आपने सबसे आम बात बताई कि किसी एजेंट को कंसल्टेशन के चार्जेस ना दें। वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको वो अप्लाई करवाएगा वो उन्हें कंपनसेट करते हैं। जी बिल्कुल। किस एज के बंदे सबसे पहले तो स्टडी वीज़े में अप्लाई कर सकते हैं? कोई एज रिक्वायरमेंट है? नहीं, इसमें एज रिक्वायरमेंट देखिए, जिस तरह मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ माशाल्लाह, मेरी एज जो है 35 प्लस हो गई है। मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और अब मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं जाऊँ यहाँ से मूव करूँ। तो देखिए इसमें एज लिमिट तो कोई भी नहीं है। 40 जो है ना 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एज लिमिट कोई नहीं है। दूसरा एजुकेशन का बताएं कि मिनिमम किस एजुकेशन का बंदा जो है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई करें क्योंकि ग्रेजुएशन बैचलर्स के लिए जो है वो फीसेस भी ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे ईयर्स भी ज़्यादा हैं और वहाँ पे जो है मास्टर्स जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे मास्टर्स 1 ईयर का है। ठीक है, सही। और बाकी जो है ये मैं मतलब आपका मशवरा ये है कि बैचलर्स यहीं पे करें, जी मास्टर्स के लिए वहाँ अप्लाई करें, आपका खर्चा एक्सपेंस कम आएगा। हाँ, इसमें ये होता है कि आपका खर्चा कम आएगा और बंदा थोड़ा मैच्योर भी हो जाता है, तो इसलिए जो है ना ये आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। अच्छा, दूसरा एक हमारे यहाँ ये होता है कि ये जितने हमारे गांव देहात वाली साइड है यहाँ पे जितने ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हम भी किसी तरह बाहर चले जाएं। जी। तो मिनिमम एजुकेशन इनकी मैक्सिमम की यही मैट्रिक होती है या इंटर होती है। ये लोग भी किसी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं? जी देखिए, इंटर जो है, इंटर वाले जो हैं वो तो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, मैंने आपको कहा है। तो अगर इन्होंने इंटर किया हुआ है तो वो बैचलर्स में कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन मैं क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको उसके बारे में जो बहुत बेहतरीन गाइड कर सकता हूँ। नंबर 1 के आप जो है ना PTE और आइल्स करें। ठीक है, सबसे अहम बात बताने लगा मैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है। अगर आप PTE और आइल्स कर लेते हैं तो आपके पास जो है कह लें कि 1000 प्लस आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, सही। इसके अलावा आपको पाकिस्तान में लैंग्वेज सर्ट भी करवाया जाता है, ऑक्सफोर्ड भी करवाया जाता है, लेकिन वो लिमिटेड ऑप्शंस हो जाती हैं। वो उसमें ये होता है कि आपकी यहाँ पर जो है ना फ़ीस, आप फॉर एग्जांपल उसकी फ़ीस 60,000 दे रहे हैं आप लैंग्वेज सर्ट की। ठीक है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 5,000 6,000 पाउंड बढ़ जाती है। वहाँ पे ऑप्शन आपके पास नहीं होती हैं। और अगर आप आइल्स और PTE कर लेते हैं तो उसमें आपके पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि 15 से 20 लाख रुपये आपके बच जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप 1 लाख रुपये लगा लें आइल्स और PTE में और अपने 15 से 20 लाख रुपये बचाएं आप। इसके बगैर भी वीज़ा लगता है आइल्स और PTE? जी बिल्कुल, लेकिन इससे खर्चा कम हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है कि आपका खर्चा जो है ना आइल्स और PTE के साथ खर्चा कम हो जाएगा और जो लैंग्वेज सर्ट है उसमें यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस कम होती हैं, तो आपको वहाँ पर जो है ना पैसे जो हैं थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं। ये आइल्स और PTE जो बता रहे हैं इसमें से आसान कौन सा है? PTE आसान है। इसमें पीयर्सन इंग्लिश टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये इजी होता है। और एक और ऑप्शन मैं शान भाई आपको बताऊंगा कि आजकल ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ वो MOI को एक्सेप्ट कर रही हैं।
MOI मीन्स के वो ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली या 4 साल पहले आपने कोई डिग्री कंप्लीट की है तो आप MOI वो लैंग्वेज होती है, प्रोफिशिएंसी लेटर होता है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। MOI जी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है, वो यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है कि जो बच्चे ने जो कोर्स पढ़ा है ये सारा इंग्लिश में पढ़ा है, तो उसकी बेस मतलब पर ये IELTS और ये PT के साथ होता है? नहीं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके इक्विवेलेंट होता है। जी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि IELTS और PT वालों के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। वो आपको वहाँ आपको 10,000 से लेके 12,000 पाउंड तक आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आप जो है जाते हैं लैंग्वेज सर्ट पे जाते हैं, MOI पर जाते हैं, वहाँ पर आपको जो है ना फिर 15,000 17,000 आपको 2,000 तक का आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन ये फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, यूनिवर्सिटी के हवाले से बताएं कि यूनिवर्सिटी बंदा किस तरह सिलेक्ट करे, इसमें ये आपका एजेंट आपको गाइड करता है या आप खुद भी ढूंढ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि देखें जो कंसल्टेंट्स होते हैं ना या कंसल्टेंसी फर्म होती हैं उनके साथ यूनिवर्सिटीज़ जो है एसोसिएट होती हैं, जो यूनिवर्सिटी उनके साथ एसोसिएट होती है ना वो उन्हीं को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फिर वहाँ से जाहिर सी बात है उनको जो है वो कंपनसेट भी करना होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है ना इस बारे में खुद जो है रिसर्च करे, देखे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट तो सारी आ जाएगी, नेट पे आ जाएगी, फिर अपना कोर्स जो देखे, रेलिवेंट कोर्स जो है, ठीक है, कि वो चूज़ करे। और सबसे अहम चीज़ जो हमारे लिए होती है पाकिस्तानी स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए होती है फ़ीस, ठीक है। आप जो जहाँ भी जा रहे हैं, जिस सिटी में भी जा रहे हैं, आप उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें। सबसे अहम चीज़ है कॉस्ट ऑफ लिविंग। लंदन की जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, हम लोग जो हैं जो मिडिल क्लास हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आप दूसरे सिटीज़ जो हैं, ब्रैडफोर्ड है, लेस्टर है, इस तरह की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लाजमी देखें कि वहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। तो ये आप लाजमी रिसर्च करें इस पर। मतलब ये खाली एजेंट पे भरोसा ना करें, आपको खुद रिसर्च करनी है। बिल्कुल, आपने कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना, आपने खुद जो है इस पर रिसर्च करनी है और इंशाल्लाह ताला फिर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यूके अच्छा, के लिए। ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताएं कि सबसे पहले क्या प्रोसीजर होता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लें, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किस किस इदारे में आपको जाना पड़ेगा, ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता दें। अच्छा, सही है। तब सबसे पहले तो आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ठीक हो गया। आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और आपने फिर उसके बाद जो है आपका अगर कोई टेस्ट है, अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देख लीजिएगा कि वहाँ पर PT की कितनी रिक्वायरमेंट है, IELTS की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट आपने सारी चेक कर ली, आपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया वंस, फिर आप उसके बाद जो है आपने अपने तौर पर, मैं तो ये कहूँगा कि आपने अपना मेडिकल लाजमी करवाना है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी इसमें होता है सितंबर इनटेक होता है, जनवरी इनटेक होता है, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल भी आते हैं, वो चलें वो तो बात की बात है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हैं, उसमें ये है कि आप अपना जुलाई में अपने तौर पर आप अपना कोई एक्सरे करवाएं। सिर्फ इसमें एक्सरे की ज़रूरत होती है शान भाई, और सबसे बड़ा ये इसका बेनिफिट है कि इसमें बाकी ब्लड टेस्ट या कोई दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ आपने अपना एक्सरे करवाना है। यानी कि अल्लाह ना करे आपको TB तो नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल पास्ट में आपको वो TB हुआ भी है, अल्लाह ना करे, तो उसके सिम्टम्स रह जाते हैं आपकी लंग्स पे, वो सारी उमड़ नहीं जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत इसका जो है ना मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि आपकी डेट आ गई यूनिवर्सिटी की और वो यूनिवर्सिटी कह रही है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं। तो इसमें ये होता है कि आप जाएंगे, वो कहेंगे जी आपका जो है ना डाउट है, इसमें आपको स्पूटम टेस्ट देना पड़ेगा। आप कंसेक्टिवली 3 दिन जो है जाएंगे, अपना स्पूटम टेस्ट देंगे, फिर 2 महीने बाद उसकी रिपोर्ट मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपने अपना इंटेक लेना है उस पर तकरीबन 3 महीने पहले अपने तौर पर आप अपना एक्सरे करवा लें, ताकि उसमें अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई सिम्टम्स आते हैं तो फिर आप उसका जो है उसको आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट देख ली, मेडिकल करवा लिया अपने तौर पे ही, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। हाँ, सबसे अहम चीज़ जो मुझे भी पेश आई थी और मैं जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी वो थी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये होता है कि ऑलमोस्ट 8 मिलियन 9 मिलियन इतनी होती है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए आपको पता है जैसे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है इतना वो जो है वो अरेंज करना, तो मुझे भी बहुत मुश्किल आई थी। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि यूके के लिए सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, एक तो बैंक स्टेटमेंट आपको 28 डेज़ की मैच्योर करनी होती है। 28 दिन आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। 28 डेज़ आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। बाकी जो यूरोप के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें 3 महीने 6 महीने की चाहिए होती है। सबसे बेस्ट चीज़ मिनिमम 9 मिलियन या 10 मिलियन, 9 मिलियन कर लें आप, अपनी 9 से 10 मिलियन आपके पास होना चाहिए। जी बिल्कुल। वो आपकी वो जो होता है यूनिवर्सिटी की आपने जितनी फीस 50% पे की है वो एक फार्मूला होता है, वो आपको कंसल्टेंट जो है ना वो गाइड कर देते हैं। अच्छा, तो जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी आपके लिए बेहतर होगी, ठीक है। ये आपने अपनी जब आपको लगा कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो सकती है, आपने पैसे रखवा लिए हैं, फिर आप अपना प्रोसीजर जो है ना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवाएं, फिर इंशाल्लाह ताला जो है 20। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद एजेंट ने सारा काम करना है, आपका वीज़ा प्रोसेस कराना है, सारा कुछ उन्होंने करना है, उन्होंने सारा कुछ जो है ना। अच्छा, इसका इंटरव्यू तो नहीं होता है एम्बेसी में वीज़े के लिए? अच्छा, ये भी एक बहुत है, आपने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मास्टर्स के लिए जो है जो स्टूडेंट्स अब जा रहे हैं
जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है उनसे बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं हुआ, जस्ट हो जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, बायोमेट्रिक होती है। और मास्टर्स के लिए अभी तक जो मेरे जो हैं सर्कल में जो लोग हैं उन्होंने बताया कि हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ है। बैचलर्स के लिए होता है? जी, बैचलर्स के लिए होता है और यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी होता है। अच्छा, डिपेंड करता है। जी, वो यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है और वो बहुत टफ होता है, उसके लिए आप बिल्कुल तैयारी करें। ये आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं इंटरव्यू में? देखें, रिजेक्ट तो यूनिवर्सिटी के लेटर के यूनिवर्सिटी बाद? बिल्कुल कर सकती है नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, जब आप एम्बेसी में भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं जी तो एम्बेसी वाले आपको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए 99% जो है ना यूके का जो है वीज़ा रेशो है 99% है, अभी तक कोई जो है इस तरह की मतलब refusal नहीं आपका हुई। अगर यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेटर आ गया तो आपका वो वीज़ा देखिए डेफिनेट कैश लेटर लगेगा। जो होता है ना, अहम चीज़ कैश लेटर होती है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको कैश इशू कर दिया है तो उसी बेस पर जो है ना वो आपको वीज़ा दे देते हैं। अच्छा, एक और सवाल ये कि बैलेंस मेंटेन हो गया, उसके बाद फीसेस वगैरह यहाँ से कोई पे करनी होती हैं या क्या तरीका कार है? यहाँ से पेमेंट करें तो उसका क्या मॉड्यूल होता है? जी शान भाई, सबसे पहले ये है कि आपने कहा कि बैंक स्टेटमेंट आपकी मैच्योर हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद ना यूनिवर्सिटी जो है वो अपना इंटरव्यू करती है, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप अपने इतने परसेंट जो है ना पहले आप डिपॉजिट करवाएं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि जी आपने 50% आपने डिपॉजिट करवाना है, लेकिन वो है कि आपने जब आपका इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी का, आप उस पर क्लियर हो जाते हैं यूनिवर्सिटी कैश इशू करने से पहले, वो आपने 50% आपने डिपॉजिट करवा दिए। पेमेंट यहाँ से भेजते कैसे हैं, ये जी, सबसे बड़ा अच्छा, इशू है। मैंने तो अपने बैंक के थ्रू भेजी हैं। मेरा ठीक मिज़ान है। बैंक में अकाउंट था तो मैंने उनके थ्रू ही भेजी हैं। उसमें ये है कि मेरी तकरीबन 12 से 13 हज़ार रिडक्शन हुई, लेकिन वो जो है 3 से 4 दिन में यूनिवर्सिटी को फीस जो है मिल गई। कितनी पेमेंट आपने सेंड की थी? मैंने अभी जो है फ़िलहाल जो है वो 1000 पाउंड करवाई है। वो इनिशियल ये आपके अकाउंट के थ्रू होती है या बैंक वाले अपने तौर पे नहीं, करते हैं? आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। मतलब पहले आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर जी, उसमें से जी कटेंगे। बिल्कुल। और मैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताऊंगा कि 8 to 9 मिलियन जो मैंने बताया है कि हमारे लिए अरेंज करना मुश्किल होता है। उसमें ये होता है कि कुछ एजेंट्स जो होते हैं वो आपको परसेंटेज के हिसाब से आपके पैसे रखवा देते हैं बैंक में। ये जो आप एजेंट का बता रहे हैं, जी। इनका क्या तरीक़ेकार होता है अगर इनके थ्रू कराएं इनका तो? ये होता है कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं ना उनके साथ वो बंदे एसोसिएट्स होते हैं, ठीक है। और वो जो बंदे एसोसिएट्स होते हैं वो आगे से जिस बैंक में आपका अकाउंट खुलवाएंगे वो उनके वहाँ पे लिंक्स होते हैं, वो आप वहाँ पे जाएंगे, अपना सारा कुछ अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, वो आपके अकाउंट में पैसे रखवा देंगे। तो वो आपसे 5%, 6%, 7% मतलब ये आपके ऊपर है बार्गेनिंग हाँ पे जी, के जहाँ ये पे हो जाए। वो 2 महीने के पैसे लेते हैं आपसे, क्योंकि आपका वीज़ा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 मंथ से ऊपर भी आपके चला जाता है, तो इसलिए जो है ना वो आपसे 2 महीने के पैसे ले लेते हैं। बस कोशिश करें कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप उस टाइम अपनी बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करवाएं, जब आपको लगे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू जो है वो तो चले, वो तो बाकी बात है, लेकिन असल ये कि डेट आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वरना फिर वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये 3 चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट हो गई, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में हमने कर ली है, डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा जो है और तो सच मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं है। इसका वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी है यूके के लिए, और बिल्कुल भी जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स जो है वो लाजमी अपना जो है रिसर्च अच्छा, थोड़ा ये बताएं कि स्टूडेंट्स वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं? जी, तकरीबन वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है ना 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है। ये आपके कोर्स के हिसाब से डिपेंड करता है नहीं, या सबके सेम ये है? सबके लिए सेम है। जो भी स्टडी वीज़े पे जाएगा जी। वो वीक में 20 घंटे जॉब कर 20 घंटे सकता जॉब है। कर सकते हैं, हाँ जी। ये और लीगल है? बिल्कुल, ये बिल्कुल लीगल है। इसके अलावा भी कर सकते हैं? वो जब समर वेकेशंस होती हैं उसमें आपको फुल डे जो है ना आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो ड्यूरिंग द स्टडी आप जो है नहीं कर सकते। आप 20 आवर्स ही आपको जो है वो अलाउ होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी मालूमात दी है जी लोगों को। नो प्रॉब्लम सर। अगर और भी आपका कोई भी यूके के हवाले से सवाल हो, स्टडी वीज़े के हवाले से, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। सऊद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो जो भी आपका सवाल होगा इंशाल्लाह इनसे हम रहनुमाई लेके आप तक वो मालूमात पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।